हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग लेने वाले हैं। तो बोले कि सर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत बार आपकी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सवाल, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आप इसको करो। और चलो, लॉन्ग क्वेश्चन में ना भी आए तो समझो, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर तो इसका अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन बना के भी आपको पूछते हैं। और इवन कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन उठा के देख लो कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, चलिए समझते हैं। उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, पूरा समझ लेते हैं, लिखना कैसे। तो समझो, यहां पर समझो एक कंसाइनर है एक्स और एक कंसाइनी है वाई। तो कंसाइनर ने कंसाइनी को समझो कुछ गुड्स सेंड किया, और ये कंसाइनी जो है उसमें से कुछ गुड्स सोल्ड कर देगा, और कुछ गुड्स अभी भी उसके पास एज अ स्टॉक रहेगा, एज अ स्टॉक। ठीक है, समझो। मैंने समझो ये 100 कैलकुलेटर है, मैंने किसी एजेंट को दिए कि भाई देख, ये मेरे 100 कैलकुलेटर तेरे को दे रहा हूं, तेरे को बेचना है तेरे कस्टमर को। अब उसने 100 में से 90 कैलकुलेटर बेच दिए, बचे कितने? 10। तो 10 कैलकुलेटर अभी भी उसके पास है। किसके पास? कंसाइनी के पास। तो वो कंसाइनी के पास जो अभी भी 10 कैलकुलेटर है, उसकी वैल्यूएशन, उसकी जर्नल एंट्री, उसको मैं प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो यहां पर देखो लिखा है व्हेन द होल द गुड्स सेंड टू द कंसाइनमेंट इज नॉट सोल्ड। मतलब पूरा गुड्स जो हम लोग सेंड कर रहे हैं वो पूरा बेच जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कंसाइनर ने कंसाइनी को जो गुड्स सेंड किया था वो पूरा सेल आउट नहीं हो रहा है, उसमें कुछ स्टॉक बच जाता है। The value of closing stock on the consignment should be ascertained and brought into the books as per the following journal entry। क्या जनरल एंट्री होगी? तो बोले सर, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। मतलब अगर समझो आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड यहां पर लिखते हो, एक सेकेंड, क्या लिखोगे? बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिखोगे? बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ओके, ऐसे आप लिख दोगे और यहां पर आपकी अमाउंट आ जाएगी। और यहां पर बोला भी है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट विल सोन, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट विल बी सोन एज ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाओगे एज अ स्टॉक। ठीक है। और इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब जैसा एक साल खत्म हुआ आपने एंट्री किया, फिर दूसरे साल जैसे शुरू होगा तो अपनी जनरल एंट्री है ना, आप रिवर्स कर दोगे। देखो लिखा है रिवर्स कर दोगे, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंट। मतलब ये हो गया, देखो ये जो आपने लिखा था डेबिट, ये आप क्रेडिट कर दोगे, और ये जो क्रेडिट किया था उसको आप डेबिट कर दोगे। खत्म, रिवर्स कर देना। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में हम लोग समझते हैं कि समझो एक एक्स था और एक वाई था। तो एक्स ने वाई को समझो 5,000 का सामान सेंड किया, 5,000 गुड्स सेंड किए, 5,000 रुपीज के गुड्स सेंड किए, और उसने कुछ एक्सपेंस भी किए, समझो 800 रुपए। मतलब सामान सेंड करने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा ना, सामान कोई ऐसे थोड़ी चला जाएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग कॉस्ट लगता है। ठीक है, तो ये सब आपका एक्सपेंस लगता है। तो यहां पर आपको देखो वही बोला है कि प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनर। किसके? कंसाइनर। ये कौन है? कंसाइनर है। तो इसका प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस गुड्स की वैल्यू में ऐड होता है। कितना ऐड होता है? देखो लिखा है प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स लाइंग अनसोल्ड विद द कंसाइनी, और एक्सपेंसेस incurred on the goods and increase the cost of the goods। मतलब जो खर्चा आप करते हो गुड्स को सेंड करने के लिए, वो खर्चा आपकी गुड्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज करेगा, चलिए देखते हैं। देखो यहां पर एक एग्जांपल है, जैसे 5,000 का सामान कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड किया,
और उसके लिए कुछ खर्चा भी 800 रुपए किया, और उसने बोला भी है कि प्रपोर्शनल एक्सपेंसेस आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1000 रुपए का अगर रहता है तो कितना होगा। जैसे समझो, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल में बताता हूँ, समझो 5000 का गुड्स था जो कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड किया। अब ये जो वाई था ना, वाई ने उसमें से 4000 का गुड्स सोल्ड कर दिया, ये गुड्स उसने सोल्ड कर दिया, बचा कितने का गुड्स, 1000 का गुड्स, ये गुड्स बच गया एज अ स्टॉक। तो अभी ये 1000 रुपए का गुड्स का वैल्यू क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, कंसाइनर के एक्सपेंसेस। मतलब बोला सर ये 5000 का जो सामान सेंड किया था ना, वो 5000 का सामान सेंड करने के लिए 800 रुपए का खर्चा भी करना पड़ा था। 5000 के लिए 800 का खर्चा करना पड़ा था ना, तो 5000 के सामान के लिए मुझे 800 का खर्चा करना पड़ा था, और उसमें से मेरे पास सिर्फ 1000 का सामान बचता है, तो 1000 का सामान का वैल्यू क्या, क्योंकि 5000 के लिए 800 का खर्चा किया था, उसमें से 4000 बेच दिया, तो बचा जो 1000 रुपए का जो सामान है उसका प्रपोर्शनेट एक्सपेंस कितना होगा, तो 800 इंटू 1000 डिवाइड बाई 5000 कितना आता है, 160। और ये 160 जब ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टॉक की, 1160। और ये 1160 है वो आपकी जो गुड्स की जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो गई। देखो 1000 रुपए से 1000 रुपए से 1160 का हो गया स्टॉक, और ये कंसाइनमेंट स्टॉक हो गया। तो पहले पॉइंट में यही बोला था कि प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनर, ये इसका प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड होगा, होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि प्रपोर्शनेट एक्सपेंस इंकर बाय द कंसाइनी, क्या कंसाइनी का प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड होगा, तो यस बिल्कुल होगा। लेकिन कौन सा एक्सपेंसेस ऐड होगा, देखो पढ़ते हैं, may also be added to the value of the closing stock but only non recurring expenses, only non recurring expense, ये अंडरलाइन करके रखो। अब देखो कंसाइनी जो है ना वो दो टाइप के खर्चे करता है, एक तो रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। अब ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग का चक्कर क्या है, तो चलिए वो चक्कर पहले समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाइए, समझो समझो ये एक्स था जिसने वाई को, एक्स ने समझो वाई को 5000 का गुड्स सेंड किया, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में लिया, और एक्स ने कुछ खर्चा भी किया था 800 रुपए का, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। अब ये जो वाई जो था वो उसकी सिटी में, मतलब समझो वो कोई और सिटी में था, मतलब कोई और सिटी पकड़ लो, मुंबई है या फिर अहमदाबाद है। ठीक है, तो यहां से जब सामान इसके पास गया, यहां से सामान जब इसके पास गया तो समझो रेलवे में गया, तो रेलवे में समझो 5000 का सामान भेजने के लिए 800 रुपए का रेलवे का चार्जेस लगे, तो वो तो सामान की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन रेलवे स्टेशन यहां पर था, रेलवे स्टेशन यहां पर था, अब ये जो वाई है वो रेलवे स्टेशन पे सामान लेने जाएगा, बिल्कुल ऐसा थोड़ी सामान चल के उसके दुकान पे आ जाएगा, रेलवे पे उसको छुड़ाने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये जो वाई है जब वो रेलवे स्टेशन पे जाता है ना, तो यहां पर क्लियरिंग चार्जेस पे करना पड़ता है उसको। ठीक है, फिर यहां पर ऑक्ट्रॉय वगैरह का खर्चा पे करना पड़ता है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करना पड़ता है। बात आई समझ में, ये किसको करना पड़ेगा, वाई को करना पड़ेगा। और ये वाई कौन है, तो वाई तो कंसाइनी है, तो वाई को यहां पर से सामान छुड़ाने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा उतना। तो ये जो खर्चा है ऑक्ट्रॉय, ट्रांसपोर्टेशन और भी कोई हो सकता है, जैसे यहाँ पर समझो वेजिस लग गया उसको सामान को गाड़ी में चढ़ाने के लिए, तो ये जो सारा खर्चा है वो यहां से लेके सामान यहां तक लाने के लिए खर्चा हुआ है, यहां से लेके यहां तक लाने की। जैसे
ये 800 रुपए का खर्चा कब हुआ? क्योंकि सामान यहां से लेके यहां तक पहुंचाने के लिए, और वो तो हम लोगों ने गुड्स की वैल्यू में ऐड किया था ना। बात आई कि नहीं समझ में? और यहाँ पर जो खर्चा हुआ, ये सारे खर्चे, वो सारे खर्चे गुड्स को रेलवे स्टेशन से वाई के गोडाउन तक पहुंचाने के लिए। अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात यह है कि वाई जब ये सामान अपने कस्टमर को बेचेगा, मतलब अपने क्लाइंट को, कस्टमर को बेचेगा, तब भी कुछ खर्चा करता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, फिर गोडाउन का रेंट पे किया, ठीक है, और भी कोई खर्चे हो सकते हैं। तो समझो अभी हम लोग इतना लेते हैं। तो ये जो खर्चे हैं वो उसने सामान को संभाल के रखने के लिए, बेचने के लिए किया। तो यहां पर अभी मेरी बात ध्यान से समझना, ये वाले जो खर्चे हैं जो यहां पर उसने किए, ये सारे खर्चे क्या एक बार हो गए या बार बार हो गए? नहीं सर, वो तो गुड्स के ऊपर एक ही बार होगा ना, एक ही बार होगा ना। सामान एक बार उसकी दुकान तक पहुंच गया, फिर वापस होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। लेकिन समझो ये एडवर्टाइजमेंट, गोडाउन रेंट, ये क्या बार बार होगा? क्या ये बार बार होगा? यस सर, बार बार होगा। गोडाउन रेंट हर महीने देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट वो बार बार करेगा, ठीक है। तो ये सब खर्चे जो होते हैं वो रिकरिंग होते हैं। क्या होते हैं? रिकरिंग होते हैं। और ये जो खर्चे हैं वो सब नॉन रिकरिंग होते हैं। और गुड्स की वैल्यू में वही खर्चा ऐड करना है जो नॉन रिकरिंग है। तो यहां पर देखो लिखा है ओनली नॉन रिकरिंग, देखो लिखा है ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस शुड बी कंसीडर फॉर द पर्पस। मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ही कंसीडर किया जाएगा। नेचुरली द सेलिंग एक्सपेंस incurred by the consignee not included in the recurring expenses. Okay, that is to say advertisement, सैलरी ऑफ द सेल्समैन, ये सब हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ये सब खर्चे स्टॉक की वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि ये खर्चे नॉट कंसीडर फॉर स्टॉक वैल्यू। ओके, और ये आपको करना है कंसीडर फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बात आई समझ में? मैंने जो समझाया वो सब कुछ यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है द एक्सपेंस इज इंकर्ड बाय द कंसाइनी टिल द गुड्स रीच द गोडाउन। मतलब गोडाउन तक पहुंचने का जो खर्चा होता है वो नॉन रिकरिंग, फिर उस वो ऐड करना है, वो आपको स्टॉक में ऐड करना है। एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स इन द स्टॉक एंड ऑक्ट्रॉय कस्टमर, ये सब नॉन रिकरिंग खर्चा है। ये देखो यहाँ पर लिखा है नॉन रिकरिंग। बात आई समझ में? एकदम क्लियर। और यहाँ पर देखो लिखा भी है कि वंस अ गुड्स रीच द गोडाउन, एक बार गुड्स गोडाउन पर पहुंच गया उसके बाद जो खर्चे होंगे वो सारे खर्चे कौन से खर्चे होंगे? रिकरिंग एक्सपेंस होंगे। देखो, और वो हमें ऐड नहीं करना। देखो यहाँ पर लिखा है नॉट बी एडेड टू क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर लिखा भी है प्रोपोर्शनली एडेड इन द कॉस्ट ऑफ स्टॉक। रिकरिंग एक्सपेंस ऐड नहीं करना है, ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ही ऐड करना है। और कौन से खर्चे जो है कंसाइनी रिकरिंग नॉन रिकरिंग का करता है? देखो नॉन रिकरिंग में क्लियरिंग चार्जेस है, कस्टम है, ऑक्ट्रॉय है, कैरेज इनवर्ड है। ओके, ये सब एडेड करेंगे। और यहाँ पर गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये सब ऐड नहीं करेंगे, नॉट एडेड, ठीक है। चलिए, द क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज अ लोअर। देखो वापस यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लागू पड़ गया, जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2, मैंने आपको बताया था, याद करो, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। यहाँ पर वापस वही लागू पड़ गया कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, द प्रपोर्शनल एक्सपेंस मस्ट बी एडेड इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट। ओके, जब आप क्लोजिंग स्टॉक को उसकी कॉस्ट पे वैल्यू करते हो तो प्रपोर्शनल एक्सपेंस आप ऐड कर दोगे।
बट इन केस ऑफ द मार्केट प्राइस इज लोअर देन कॉस्ट, मतलब आपकी मार्केट प्राइस आपकी कॉस्ट से ही कम है, तो फिर क्यों कैलकुलेशन करोगे? तो फिर तो आप क्या करोगे, प्रपोर्शनल एक्सपेंस ऐड ही नहीं करो, छोड़ दो कैलकुलेशन करना ही, मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट कर लो। मतलब समझो, एक बात समझो, आपका जो स्टॉक है ना, उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 1000 रुपए है, और उसकी मार्केट वैल्यू जो है ना वो समझो 800 रुपए है, तो मार्केट वैल्यू तो कम है ना, तो आप वैल्यूएशन कैसे करोगे? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लॉस। अगर इस कॉस्ट प्राइस में अगर आप कंसाइनी और कंसाइनर इसके भी खर्चे ऐड करोगे तो ये कॉस्ट प्राइस तो और बढ़ जाएगी। और हमें तो क्या बोलना है, हमें तो यही बोलना है ना कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस ही बताना है। तो जब मार्केट वैल्यू ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस से कम है तो आप कैलकुलेशन क्यों करोगे? आप कैलकुलेशन क्यों करोगे क्लोजिंग स्टॉक की? मार्केट प्राइस पे ही कंसीडर कर लो क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है? फालतू में दिमाग क्यों वेस्ट करना इतना? When the closing stock, the consignment contain the damaged goods that require the repair, the value of stock is reduced to the extent. मतलब अगर जब आप क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करते हो उसमें कोई भी गुड्स का ऐसा होता है कि वो रिपेयर करना पड़ता है हमको। जैसे समझो मेरे पास 10,000 का सामान बचा, मैंने वैल्यूएशन किया 10,000 आया, लेकिन उसमें 2,000 के रिपेयर की जरूरत पड़ गई, मेरे को 2,000 का रिपेयरिंग करना पड़ा, तो वो रिड्यूस कर लेंगे। मतलब समझो मेरा स्टॉक समझो आया 15,000 का, लेकिन मुझे उसमें रिपेयरिंग की जरूरत पड़ गई, कितने की? 2,000 की, तो मैं 2,000 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और उसकी वैल्यू कितनी दिखाऊंगा? 13,000, ये बताऊंगा। ये यहाँ पर लिखा है, ओके? बस ये याद रखो, ये मत लिखो चलेगा, ये आप छोड़ दोगे तो चलेगा, ये आप छोड़ दो, ये आप मत लिखो, इतना चलेगा, ओके? और ये भी मैं नहीं लिखो तो चलेगा, क्योंकि हम लोग जो करते हैं ना क्वेश्चन के अंदर वही चीज लिखे एग्जाम में तो बेटर रहेगा। चले उसके बाद द प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ डिस्काउंट ऑन द बिल रिसीवेबल फ्रॉम द कंसाइनी एज एन एडवांस शुड नॉट बी एडेड द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जो कंसाइनर कंसाइनी एक दूसरे के लिए वो जो बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल का जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें वो जो बिल डिस्काउंट होता है, जो आप बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करते हो, वो डिस्काउंट आप कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करते हो, क्या वो डिस्काउंट कंसीडर करना है? तो बोले नहीं करना है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मतलब शुड नॉट बी एडेड, क्या? तो डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल जो है वो आपको ऐड नहीं करना है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या इन्वेंटरी, ठीक है? चलिए उसके बाद इफ देयर इज अ शॉर्टेज इन द गुड्स ओन इन द नेचुरल फैक्टर, मतलब समझो आपका कोई गुड्स है वो लॉस हो रहा है और वो ड्यू टू नेचुरल फैक्टर हो रहा है, मतलब उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, अगर कोई गुड्स का नॉर्मल लॉस हो रहा है तो उस गुड्स का नॉर्मल लॉस के कारण क्या देखो लिखा है, शुड बी वैल्यू द प्रपोर्शनेटली अ हायर प्राइस। मतलब अब ये समझ में नहीं आया, देखो मैं समझाता हूँ, यहां पर आ जाओ। देखो समझो आपने 1000 kg सामान खरीदा और 1000 kg सामान खरीदा 18 रुपए के भाव पे, मतलब आप 18 से मल्टीप्लाई करो तो ये 18,000 का सामान आ गया, ठीक है? देखो यहाँ पर लिखा, लेकिन अगर उस सामान में कुछ शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, मतलब बाय नेचुरली नॉर्मली समझो इसमें से 100 kg जो है वो आपका लॉस हो गया, और ये लॉस अगर नॉर्मल लॉस है, ठीक है, नॉर्मल लॉस, तो सिर्फ नॉर्मल लॉस में केजी आप कम कर दो, जैसे 900 रुपए 900 kg कर दो, और यहां पर कोई भी वैल्यू लेस मत करो, ये 18,000 का 18,000 ही रहेगा। मतलब पहले ऐसा था कि 1000 kg का भाव 18,000 था, लेकिन उसमें से 100 का तो नॉर्मल लॉस हो गया, तो अभी 900 kg का वैल्यू क्या हो गया? 18,000। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 20 रुपए आएगी, मतलब आपका जो वैल्यू है वो प्रपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगा। 18 रुपए का सामान था वो 20 रुपए का हो गया, बिकॉज नेचुरल लॉस हुआ, ठीक है? देखो इसीलिए लिखा है यहाँ पर प्रपोर्शनेटली हायर प्राइस, उतना भाव बढ़ जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पर लिखा है द कॉस्ट
18,000 must be spread over the remaining 900 kgs and the value of stock must be 20 rupees per kg। पहले 18 रुपए का था लेकिन वो नॉर्मल लॉस हुआ तो उसका वैल्यू तो वही के वही रहेगा, लेकिन उसका जो यूनिट्स है वो कम हो जाएगा। देन उसकी जो टोटल पर यूनिट वैल्यू है वो 20 रुपीज बन जाएगी। और इन स्टॉक ऑफ 20 kgs देन इट्स वैल्यू विल बी 4000। मतलब अगर समझो इसमें से अगर मैंने 700 kg सोल्ड कर दिया और फिर मेरे पास कितना बचा 200 kg, ठीक है, तो मेरा 200 kg का वैल्यू क्या, तो वैल्यू इसका वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, तो 200 kg इंटू कितना 20 क्या आ जाएगा 4000। तो उसकी वैल्यू 4000 कंसीडर की जाएगी जब आप स्टॉक गिनोगे। तो यहाँ पर देखो वही लिखा है कि आप उसकी वैल्यू 4000 कंसीडर करो, ठीक है। चलिए, और देखो ये एक पूरा स्टेटमेंट है वो याद रख लो, ठीक है, कि अगर आपने गुड्स सेंड किया तो ये यहाँ पर लिख दो, फिर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने जो भी खर्चा किया वो उसमें ऐड कर दो, फिर आपने जो भी गुड्स बीच रास्ते में ट्रांजिट में लॉस हुआ, ठीक है, तो जो भी रास्ते में लॉस हुआ वो यहाँ पर से आप लेस कर दो, ठीक है, माइनस करना है। और फिर जो भी शॉर्टेज हुआ है ड्यू टू नॉर्मल लॉस उसमें सिर्फ आपको यूनिट्स ही लिखना है, यहाँ पर ये मत लिखना। देखो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपने सिर्फ यूनिट्स लिखा 100 केजीज, आपने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी नहीं है। तो नॉर्मल लॉस के केस में आप यूनिट्स ही लिखोगे, वैल्यू नहीं लिखोगे, ताकि जो उसकी प्राइस है वो प्रोपोर्शनेटली क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और यहाँ पर कंसाइनी के जो खर्चे हैं, कौन से खर्चे, तो बोले सर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। और देखो जब भी आप कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करते हो ना तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग नहीं देखना है, कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग ही होते हैं, ओनली कंसाइनी के केस में देखना है कि रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। ओके, और फिर लास्ट में जो भी आपके पास गुड्स बचता है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो कॉस्ट ऑफ सेलेबल गुड्स, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर आया वो, फिर आपके पास टोटल सेलेबल यूनिट जो यहाँ पर आया वो, और लास्ट में आपके पास जो भी स्टॉक बचेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आ जाता है। ये है ना, मैंने आपको जब मेरा रेगुलर लेक्चर पढ़ाया था, जब ये पूरा चैप्टर समझाया तो उसके अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल में ये टेबल बनाया और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस टेबल के जरिए आपको सॉल्व भी करवाया। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी यूनिट्स होते हैं ना, मैंने आपको हमेशा इसी मेथड से आपको करवाया ताकि ये टॉपिक पूरा आपका एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स और टेक केयर।